हेलो स्टूडेंट्स, आई एम लालजी मुखर्जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। तो हेडिंग लिख लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब देख, व्हाट डू यू मीन बाय करंट? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, पर इसको और अच्छे से देखते हैं। मान ले कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये मैं इलेक्ट्रॉन्स को मार्क कर रहा हूं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही है। इसमें प्रोटॉन्स भी है, न्यूट्रॉन्स भी है, सब है, बट मैंने इलेक्ट्रॉन्स को मार्क किया। ये सारे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस कंडक्टर को मैंने ज्वाइन किया है एक बैटरी के साथ। तो करंट तो तभी पास करेगा ना जब यहाँ पे एक बैटरी होगा। तो ये V वोल्ट का हमारे पास बैटरी है। V वोल्ट का बैटरी तो हमें पता है, यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ का पोटेंशियल V होगा, क्योंकि बैटरी का काम क्या होता है? ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव। बैटरी का काम होता है नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट के बीच में V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूं। देख, अगर V हमारा 10 है, 10 वोल्ट है, तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 होगा। अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो याद रखना, हमेशा पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगा। अगर यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। तो ये V 10 वोल्ट ये क्या बता रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस 10 वोल्ट का होगा। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे -10 होगा। समझ में आई बात एकदम? तो ये हमारा बैटरी का काम है, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखना। तो अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है। लाइव कनेक्टिंग वायर में कोई भी पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं होता। यहाँ पे V है तो यहाँ पर भी V है। तो अगर तू इस कंडक्टर को देखेगा तो इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर का इस पार्ट का पोटेंशियल है V, इस पार्ट का पोटेंशियल है 0। तो यहां से लेके यहां तक देख पोटेंशियल का डिफरेंस है। तो और अगर पोटेंशियल का डिफरेंस होता है तो क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक ये E, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड वो कहां से कहां तक होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन सारे रैंडमली मूव कर रहा होता है, वो कोलिजन कर रहा होता है। रैंडमली मूव क्यों करता है? टेम्परेचर के कारण। बट सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 होता है। तो नेट वेलोसिटी सबका मिला के 0 हो जाएगा, भले वो रैंडमली मूव कर रहा है। तो अगर ये बैटरी नहीं होगा तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने में ही रैंडमली मूव करेगा, बट वो पूरे वायर में ट्रांसफर नहीं होगा। बट जैसे मैंने ये फील्ड क्रिएट कर दिया, फील्ड क्रिएट करने से इस इलेक्ट्रॉन्स पे, ध्यान से देख, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उस पे फोर्स फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। क्लियर? तो वही इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो चार्जेस पास होंगे, तो वहीं से जनरेट होता है हमारा करंट। अब जो करंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट जनरेट हो रहा है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होने से पहले करंट डिस्कवर हो गया था और हमें लगता था कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्रिएट होता है। तो हमने सोचा कि अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता, एंड यही हमने करंट का भी डायरेक्शन मान लिया बाय कन्वेंशन। बट हमें बाद में पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आता है। पर तब तक हमने करंट का डायरेक्शन तो मान लिया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव। तो कन्वेंशन ये बन गया कि करंट का जो भी डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी या फिर मूवमेंट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट का डायरेक्शन मानेंगे। अब जरूरी नहीं है कि करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जनरेट हो सकता है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा हो, उस केस में पॉजिटिव चार्ज जिधर मूव करेगा वही करंट का डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज जिधर मूव करेगा करंट का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो जो हमारा करंट होगा
उसका डायरेक्शन ऑफ करंट, पहले तो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट क्रिएट हो रहा है तो क्या होगा, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और अगर नेगेटिव की वजह से हो रहा है, इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है एकदम। तो ये हमारा करंट। अब करंट का मैग्नीट्यूड देखते हैं। मान लीजिए हमारा एक सरफेस एरिया है, किसका सरफेस एरिया, कंडक्टर का। कैसा सरफेस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारा कंडक्टर मान लीजिए सिलिंड्रिकल है, तो हमने इसको ऐसे काट दिया, तो इससे बनने वाला जो ये हमारा एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो है हमारा ये एरिया। तो ए इज अवर क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर। अब मान ले इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया। कितना चार्ज पास किया, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया। कितने टाइम में, टी टाइम में। क्लियर। तो जो हमारा करंट होगा वो होगा Q बाई टी, एंड करंट का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा। तो करंट को हम लोग बोलते हैं Q बाई टी। ये Q क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन टाइम t। तो करंट इज एक्चुअली चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो, करंट इज चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर। अच्छा, इसी को फॉर्मूला को तो ये भी लिख सकता है I इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा टी। सर ये डेल्टा Q क्या है, डेल्टा Q इज इस एरिया से चेंज in amount of charge flow, and delta t इसी में लिख लें in time delta t। अब इसका मतलब यह है कि मान ले कि तेरे पास अभी 1 घंटे तक, 1 घंटा नहीं, मान ले 10 सेकेंड तक इससे चार्ज फ्लो किया था 10 कूलम। या फिर मान ले कि हमें टाइम नहीं पता, हम देख रहे हैं कि कुछ देर तक जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है वो 10 कूलम। ठीक है, हमें टाइम नहीं पता। अब अगले 2 सेकंड में तो जो टोटल चार्ज फ्लो हो गया वो हो गया 12 कूलम। अब तक कितना था, 10 कूलम, अब कितना हो गया, 12 कूलम। तो उस 2 सेकंड में व्हाट इज द चार्ज फ्लो, वो है डेल्टा क्यू, वो है 12 माइनस 10। तो इतना 2 कूलम चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, 2 सेकंड में। और चेंज इन टाइम क्या है, 2 सेकंड। तो 2 बाई 2 तो करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर है। तो इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी लिखते हैं। अच्छा, अगर तुझे बोला है ये टी काफी लॉन्ग टाइम के लिए है, अगर ये टी काफी लॉन्ग टाइम, जैसे 2 सेकंड को भी मैं लॉन्ग टाइम मान सकता हूं डेल्टा क्यू, तो ये जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज आई एवरेज। एंड अगर मुझे आई इंस्टेंटेनियस चाहिए तो दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी मतलब छोटा सा चार्ज डी क्यू कितने टाइम में, छोटा सा डी टी टाइम में अगर पास करेगा तो उस इंस्टेंट पे, उस वेरी इंस्टेंट पे करंट हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। क्लियर है एकदम। इसको नोट कर, पॉज कर, फिर नोट कर लिया नोट। चल, अब जो हमारा करंट है उसका यूनिट हो जाएगा, देख, चार्ज अपॉन टाइम। इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, तो चार्ज अपॉन टाइम विच इज एम्पियर, ये हमारा यूनिट हो गया। नेक्स्ट, इसी पे ध्यान से देख, अगर मैं ऐसे बोलूं, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर करंट, यहां से आ रहा है 4 एम्पियर करंट, तो यहां से कितना जाएगा, 6 एम्पियर करंट। तो देख, मैंने ऐसे थोड़ी वेक्टोरियल ऐड कर रहे हैं, ये एंगल थीटा है तो नेट करंट होगा a1 a2 √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a a1 a2 cos थीटा, ऐसा तो नहीं है। तो ये हम लोग सिंपली ऐड कर रहे हैं अलजेब्रिकली। तो हमारा अगर तुझसे पूछेगा
अगर तुझसे पूछ रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो तेरा आंसर क्या होगा? इट इज स्केलर। बट सोच के देख, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। अगर यही 2 एम्पियर होता एंड ये 2 का डायरेक्शन ऑपोजिट कर दे, ये 2 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, तो ये 6 की जगह पे क्या हो जाता? दिस वुड हैव बीन 2 एम्पियर। 4 जा रहा है, 2 इधर 2 इधर। अब इस केस में देख, ये जो करंट का डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया, उससे इस पे भी फर्क पड़ा 6 पे। इसका मतलब करंट का जो मैग्नीट्यूड है या किस वायर से कितना करंट फ्लो करेगा, उसमें डायरेक्शन का भी एक इंपॉर्टेंस है। तो अगर डायरेक्शन भी मैटर कर रहा है, मैं बोल रहा हूं स्केलर क्वांटिटी, बट वेक्टर स्केलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वेक्टर के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, एडिशन रूल वेक्टर का फॉलो नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली यहां पर डायरेक्शन तो है, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज एक्चुअली अ टेंसर क्वांटिटी which has a direction and magnitude but it does not follow vector law of addition. अगर तुझसे पूछेगा कि करंट स्केलर और वेक्टर, तो तू क्या बोलेगा? स्केलर। बट अगर तुझसे पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज करंट, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। क्लियर? नोट कर। चल देख, यहां पे क्वेश्चन है, क्या बोला है? करंट दे रखा है 2t + 3 एंपियर। What is the total charge and number of electrons passing through the conductor in 2 seconds? 2 सेकंड में कंडक्टर से कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पास कर रहा है। तो एक बार पॉज करके ट्राई कर ले। कर लिया ट्राई? चल, तो I बराबर 2t + 3, तो I को क्या लिख सकता है? dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, व्हिच इज इक्वल्स टू 2t + 3। अब देखिए 2t + 3 है। चल 2 सेकंड में मैं एवरेज करंट भी बता दूंगा तुझे, तो वो भी निकाल लेना। तो 2t + 3 हो गया, तो इसको लिख सकता है dq बराबर 2t + 3 × dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दे 0 से लेके q तक, इसको इंटीग्रेट कर 0 से लेके 2 तक, तो ये आ जाएगा तेरे पास q बराबर 2t² 2 + 3t, लिमिट 0 to 2। तो यहां से q बराबर 2 ने 2 को मार दिया, 2² 4 + 6, तो ये 10 - 0, तो ये आ जाएगा 10 कूलम। ये एक्चुअली क्या दे रहा है? ये इंस्टेंटेनियस करंट बता रहा है। t = 0 पुट कर तो करंट आ रहा है 3, तो स्टार्टिंग में करंट 3 था। t = 1 पुट कर, करंट आ रहा है 5। तो अलग अलग टाइम पे करंट का वैल्यू जो दे रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। और 2 सेकंड में हमारे पास चार्ज आ गया, कितना पास कर रहा है? 10 कूलम। अब अगर तुझसे पूछे, ये क्वेश्चन में नहीं है फिर भी देख ले, अगर I एवरेज फॉर 2 सेकंड्स, तो 2 सेकंड के लिए I एवरेज कैसे निकालेगा? तो क्या करेगा? 2 सेकंड के लिए टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज निकालेगा, कितना फ्लो किया है। तो 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया है? 10 कूलम। तो लिखेगा 10 अपॉन कितने टाइम? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। ये 2 सेकंड का एवरेज करंट। अब अगर 3 सेकंड का पूछे, तो यहां पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग इन 3 सेकंड निकाल लेंगे, अपॉन 3 कर देंगे। क्लियर है? चल, तो यहां से हमारे पास I एवरेज तो आ गया। अब क्या निकालना है हमें? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, दिस विल बी q by e, which is equals to 10 by e का वैल्यू क्या है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
तो जो भी आएगा, तो 10 to the power 20 by 1.6. This is the total number of electrons which is passing through the conductor in 2 seconds. E q by e cube किया, this is the total amount of charge, and this is charge in 1 electron. तो charge, total charge by charge in 1 electron will give us the total number of electrons. नोट करो इसको. चलो अब देखते हैं हम लोग करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी नाम से पता चल रहा है. देख, अगर ये हमारा कंडक्टर है एंड ये उसका एरिया है और यहां से ऐसे करंट पास कर रहा I, तो करंट डेंसिटी को J से रिप्रेजेंट करते हैं, which is equals to I by A. I by
एरिया। अब अगर तू देखेगा कि एरिया जो होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एरिया जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो आई को लिख सकता है a इंटू जे, अब सॉरी a इंटू जे, एंड एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर j एक स्केलर क्वांटिटी होगा तो स्केलर वेक्टर मल्टीप्लाई करने से क्या क्वांटिटी आता है, वेक्टर आता है। बट हमें क्या पता करंट कैसा है, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब टेंसर उसको स्केलर मान सकते हैं। तो अगर करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, तो j को भी एक वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो j भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, करंट डेंसिटी। एंड a और j का ये डॉट प्रोडक्ट होता है, तो हम लोग करंट को बोलते हैं a डॉट j, a डॉट j, j इज द करंट डेंसिटी। सर इसका मतलब यहाँ पे भी डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूलाज लगेंगे, हाँ यहाँ पे भी लगेंगे। तो तू करंट को ये भी बोल सकता है a इंटू जे इंटू कॉस थीटा, ये भी लिख सकता है। ये थीटा क्या है भाई, a और j के बीच में एंगल। तो अगर ये करंट का डायरेक्शन है ना, तो यही डायरेक्शन हमारा j का भी होता है। अब तो बोलेगा सर यही डायरेक्शन j का है, यही डायरेक्शन a का है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट तो आ जाएगा आसानी से। cos थीटा क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए यहाँ पे थीटा क्या है 0, बट हमेशा थीटा 0 हो ये जरूरी नहीं है। सपोज तूने एरिया को ऐसे ले लिया, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया वेक्टर, एंड इस तरफ हमारा आ जाएगा j। तो एरिया और करंट डेंसिटी के बीच में देख एंगल थीटा, तो हम लोग क्या लेते हैं aj इंटू कॉस थीटा। तो एरिया का देख कौन सा वाला कंपोनेंट लेते हैं, ये वाला कंपोनेंट, ये एरिया का वो कंपोनेंट है जो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये देख a है, तो a का कंपोनेंट a cos थीटा वाला कंपोनेंट वो ये वाला एरिया है। तो हमेशा यहां पे करंट को लिख सकता है a cos थीटा इनटू j। तो ये a cos थीटा ये कौन सा वाला कंपोनेंट है, एरिया का वो कंपोनेंट है जो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। या फिर तू ये भी बोल सकता है एरिया वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में हमारा करंट भी है, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। एक बार और समराइज कर रहा हूं देख, एरिया वेक्टर इस यहां पे एरिया वेक्टर और करंट के बीच में एंगल थीटा है, बट हमें एरिया का कौन सा वाला कंपोनेंट लेना है, वो वाला एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो करंट के डायरेक्शन में हो। या फिर अगर एरिया वेक्टर ये वाला है हमारा, दिस इज आवर a cos थीटा, एंड अगर ये a cos थीटा है, ये एरिया वेक्टर करंट के डायरेक्शन में है, बट एरिया जो है वो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। देख ऐसे रखा हुआ है, ये वाला एरिया ले लेना, ये परपेंडिकुलर वाला एरिया करंट के परपेंडिकुलर। तो यहां पे a cos थीटा वाला जो हमारा एरिया होगा, this area is perpendicular to the direction of current। क्लियर है, यहां पे तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर था, इसलिए हमने डायरेक्टली a इंटू जे लिख सकते थे, क्योंकि थीटा हमारा 0 है। पर यहां पे ये अलग ले लेंगे तो हमारा वैल्यू अलग हो जाएगा। तो याद रखना J कैसा क्वांटिटी है, J इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लिख लो इसको। देख यहां पे क्वेश्चन है, क्या बोला है कि a long wire of round cross section of radius r, current density varies with radial distance of the axis of wire, मतलब axis of the wire मतलब बीच से wire x as j equals to cx square। ये x क्या है, सेंटर से दूरी है, and j equals to cx square, j is the current density ampere per meter square। find the total current flowing in wire, c is a positive constant। चलो एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, कर लिया ट्राई, देखिए चल। तो ये हमारा वायर, ये हमारा पूरा का पूरा वायर है, और इसका रेडियस कितना दे रखा है, कैपिटल R दे रखा है देख,
एंड यहां से क्या बोला है, यहां से x, ये एक्सिस होता है वायर का, जो वायर के एकदम बीच से पास करे तो वो एक्सिस होता है। यहां से x दूरी पर इस पॉइंट पे तुम्हें j का वैल्यू दे रखा है, करंट डेंसिटी दे रखा है। तो अगर ये वाला पॉइंट है ना, तो यहां पे एक बहुत छोटा सा x पे जाके तूने क्या dx थिकनेस का एक ऐसे dx थिकनेस का एक छोटा सा एरिया ले लिया, एक रिंग ले लिया। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा dA, एंड वो जो छोटा सा एरिया dA होगा दैट विल बी आवर छोटा सा एरिया dA, दैट विल बी आवर 2 pi x into dx। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो 2 pi x dx आ गया, ये हमारा छोटा सा एरिया आ गया। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी हमें पता है, J क्या है, cx²। तो क्या यहाँ पे इस छोटे से जगह से कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, di, यहां से पूरा जाएगा छोटे से एरिया में, करंट तो ऐसे जाएगा ना, तो di छोटा सा जो करंट होगा di, this will be our J into dA, or di will be cx² into 2 pi x into dx, and di will be 2 pi c into x³ into dx। देख ले, क्लियर। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेके i तक इसको इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके r तक। x तो वेरिएबल है, 0 से r वेरी कर रहा है, तो यहां से इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा i बराबर 2 pi c, ये तो कांस्टेंट है, 2 pi c कांस्टेंट, x³ का इंटीग्रेशन, तो x to the power 4 by 4 लिमिट 0 से r, तो यहां से i will be our 2 pi c into r to the power 4 by 4, और i will be pi c r to the power 4 by 2 एम्पियर। चेक कर ले सही था कि गलत, फिर नोट डाउन कर। देख नेक्स्ट टॉपिक है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहले समझते हैं कि हमारा ये कंडक्टर क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ही ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रैंडमली मूव कर रहा है, तो हर एक डायरेक्शन में ये रैंडमली मूव कर रहा है, एंड इस इलेक्ट्रॉन्स को मैं एक n लिख सकता हूं, दिस इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये होगा हमारा n। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये डिपेंड करेगा मटेरियल पे। जैसे मेटल्स का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होता है, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाता है। नॉन मेटल्स का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है। सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा बहुत होता है, तो इसीलिए मेटल इज अ गुड कंडक्टर एंड नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर। या इंसुलेटर्स, तो इंसुलेटर्स में ये n का वैल्यू बहुत कम होता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं कर पाता है। बट कंडक्टर्स के केस में इस n का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। ये n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड डिपेंड किस पे करेगा, मटेरियल टू मटेरियल पे। चलो अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये तो हमने देख लिया। अब यहां पे क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पर, ये इलेक्ट्रॉन्स कंटीन्यूअसली मूव कर रहा होता है। बट मान ले कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर वहीं पे आ गया, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ ऐसा है, मान ले एक ऐसा रूम है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग वो आपस में मूव कर सकते हैं, तो सारे मूव कर रहे हैं, बट सारे मूव कर रहे हैं, बट मूव करने के बाद वो अपने ही जगह पे वापस आ जाएंगे, मूव करते करते अपनी जगह पे, बाकी सारे भी मूव करते करते कोलिजन करते करते अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, तो जो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी है इनिशियली, जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना है, 0। सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। अब इसी को हमने क्या किया, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जैसे बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बैटरी का है V वोल्टेज, तो V वोल्टेज तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे V हो जाएगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 0 होगा, ये V है तो यहाँ पे V होगा। अब ये होने के कारण क्या हुआ, एक
इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर फोर्स लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स है सारे, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब तो सोच कि अब ये रूम पता है कैसा बन गया? अब ये रूम ऐसा बन गया कि एक बहुत बड़ा रैली है और वो रैली धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो वो क्या करेगा? सारे मूव करेंगे इधर उधर, बट नेट डिस्प्लेसमेंट रैली के साथ ही होगा। तो भले कोई बहुत तेजी से गया, टकराया, फिर वापस आ गया, फिर और आगे गया, फिर साइड में टकराया, बट अल्टीमेटली वो रैली के साथ साथ ही आगे जाएगा। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन सारे धीरे धीरे इधर मूव करने लगेगा। किसकी वजह से? इस फील्ड की वजह से। तो अब जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? मान ले ऐसे गया, अब यहां पे था, अब थोड़ा सा आगे चला गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहां पे पहुंच गया। तो एक्चुअल में अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मूव किया। एक्चुअल में अगर इस इलेक्ट्रॉन के स्पीड की बात करूं, मान ले कि इलेक्ट्रॉन का v, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, v इज वेरी हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली बहुत ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है। बट अगर मैं नेट वेलोसिटी की बात करूं कि नेट उसने कितना मूव किया, तो उसने इतना ही मूव किया इतने टाइम में। तो नेट वेलोसिटी उसका बहुत कम है। और वो जो नेट मूव करता है ना हर एक इलेक्ट्रॉन ऑन एन एवरेज, हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा ज्यादा मूव कर जाए, कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम मूव कर जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का मिला के जो एवरेज वो मूव कर रहा है उसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd, which is ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू बहुत कम होता है, क्योंकि नेट बहुत ज्यादा मूव करने के बाद भी वो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ है। तो ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज वेरी वेरी लेस देन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इसको याद रखना है। क्लियर? तो समझ में आ गया n क्या होता है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब अगर ये बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, भले स्पीड होगा बट इलेक्ट्रॉन्स का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। क्लियर? इसको पहले नोट डाउन कर लिया नोट डाउन? चलो इसको रब कर देता हूं। देख, अब यहां पे देखते हैं, इसी कंडक्टर को देखते हैं। तो ये हमारा कंडक्टर, यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, एंड यहां पे मैंने एक एरिया ले लिया, ये मैंने एक एरिया ले लिया, यहां पे एरिया है एंड मुझे पता है ये फील्ड है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे होंगे। तो ये जो इस एरिया में जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, उसको मैंने ब्लैक से पेंट कर दिया। तो ऐसा सोच सकता है ये इलेक्ट्रॉन सारे बहुत सारे बॉल्स है और बहुत सारे बॉल्स धीरे 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 इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्या करेगा, ये बहुत सारा बॉल कुछ देर बाद यहां पे आ जाएगा। तो ये ब्लैक सारे यहां पे आ गए, ये वही वाले ब्लैक्स है, वो कितने मूव कर गए, यहां से लेके यहां तक वो मूव कर गए। और ये डिस्टेंस मान ले उसने मूव किया है x। क्लियर? तो पहले यहां पे था, वहां से यहां पे आ गया, एरिया वही है। तो जब ये ब्लैक बॉल सारे यहां पे आ गए ना, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं, इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ध्यान से सुनना, इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सब इस वाले एरिया से पार कर चुका है। बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इस वाले एरिया को पार कर चुका है। कब से कब तक? जब ब्लैक बॉल यहां से यहां तक आया। मान लो कि ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में ब्लैक बॉल्स को टाइम लगा है t। क्लियर? तो मैं इस ब्लैक बॉल्स का जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, दिस कैन बी रिटन एज x by t। कोई शक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब देख कि ये हमारा एरिया है भाई, एंड ये इस वाले में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहां से पार कर गया है। तो निकालते हैं कितने इलेक्ट्रॉन भाई इस वाले एरिया से पास किया इतने टाइम में। तो n will be equals to small n into वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम? ये वाला पूरा का पूरा वॉल्यूम। Number of electrons per unit volume into total volume will give us the total number of electrons which has passed through this area। तो यहां से n will be equals to small n into वॉल्यूम को लिख सकता है तो एरिया into लेंथ which is x। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास कर गए।
अब अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स पास किए हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं इस एरिया से जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है वो है n into e, इतने इलेक्ट्रॉन into चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स अस द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच हैज पास्ड थ्रू दिस एरिया। अब इस q को लिख दो, n का वैल्यू पुट कर दो, na x into e। अच्छा देख x को क्या लिख सकता है तू, na e vd into t, ये हमारा हो जाएगा चार्ज जो कितने टाइम में, t टाइम में पास किया, कौन से एरिया से, इस वाले एरिया से। क्या मैं यहां से करंट को लिख सकता हूं q by t, तो करंट आ जाएगा, देख इसको t से डिवाइड करो, na e vd, na e vd, देख लिया अच्छे से क्लियरिटी के साथ, देख लिया। अब एक और पॉइंट है, अगर मैं a को बढ़ाऊं तो करंट बढ़ेगा, अगर मैं a को बढ़ाऊं तो करंट बढ़ेगा, अगर मैं vd को बढ़ाऊं तो करंट बढ़ेगा, अगर मैं vd को बढ़ाऊं तब भी करंट बढ़ेगा, अगर मैं n को बढ़ाऊं तब भी करंट बढ़ेगा। एंड e तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। अब तुम बोले सर n कैसे चेंज हो सकता है, मैं मटेरियल ही चेंज कर दूं तो n को चेंज कर सकता हूं, तो तब भी करंट बढ़ेगा। तो इन सब चीजों पे हमारा करंट डिपेंड करेगा, कैसे डिपेंड करेगा वो भी हम लोग देखेंगे कि एरिया को कैसे बढ़ाएंगे, vd को कैसे बढ़ाएंगे, एंड n को तो पता ही है मटेरियल चेंज करने से, इसको नोट कर। देख यहां पे क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज लीडिंग टू 1 एम्पियर, करंट कितना है 1 एम्पियर, which flows in a copper conductor of cross section 1 centimeter square and length 10 kilometer. Free electron density of copper is 8.5 into 10 to the power 28 per meter cube. How long will it take the electric charge to travel from one end of the conductor to the other? पॉज करके सॉल्व कर लो, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा है, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हो गया क्या, चल देखते हैं। अब यहां पे देखो लीडिंग करंट I इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, NaEVD, NaEVD करंट दे रखा है 1 बराबर n का वैल्यू दे रखा है 8.5 into 10 to the power 28 a, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता है 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये मीटर क्यूब में दे रखा है, तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। N2 NaE 1.6 into 10 to the power -19 into Vd, तो ये जो हमारे पास Vd आएगा वो देख Vd बराबर 1 by 8.5 into 1.6 एंड ऊपर में आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा 8.5 1.6 ये हो जाएगा 10 to the power 28, ये देखो ये आ जाएगा 10 to the power 20 -23, तो 10 to the power -25, तो ये आ जाएगा 10 to the power 5, 23 है 10 to the power 5, तो 1 by this, अब इसको सॉल्व करेगा तो 10 to the power 5 by 8.5 into 1.6, so this will come out approximately 7.3 into 10 to the power 4, 7.3 into 10 to the power 4, देख लेना इसका आप कैलकुलेशन कर लेना जितना भी आएगा, तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। अब अगर तू यहीं से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसका कैलकुलेशन करके देख लेना जितना भी आएगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया है, अब तुझे क्या निकालना है, वायर का जो लेंथ है वो देख 10 किलोमीटर है, तो तुझे बोला है कि कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में 10 to the power -5 मीटर पर सेकंड, सॉरी 10 to the power -5, यहां से देखना 10 to the power -5 है, तो ये वेलोसिटी कितना कम है, तो एक्चुअली में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होता है, तो जो हमारा टाइम लगेगा 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में वो क्या हो जाएगा 10 into 10 to the power 3 बाय ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, तो which is equals to 10 to the power 4 by 10 to the power -5 into 8.5 into 1.6, तो ये आ जाएगा 10 to the power 8.5 into 1.6 into 10 to the power 9 सेकेंड्स, तो ये अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम आ जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेना। तो देख टाइम भी काफी ज्यादा लग रहा है 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में। अब तेरा क्वेश्चन होगा कि सर हमारे घरों में जब लाइट आता है वो कैसे तुरंत आ जाता है, इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगता है पहुंचने में? अरे भाई देख कि ये वायर है, वो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे जा रहा है, बट जो फील्ड क्रिएट हुआ है ना वो तो इस डायरेक्शन में हुआ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो फील्ड जो है वो तुरंत क्रिएट हो जाता है। तो इस वजह से फील्ड अगर तुरंत क्रिएट हो जाएगा तो तेरा ये घर है, ये मान ले जनरेटिंग स्टेशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो तेरे घर के पास होगा वो तुरंत पहुंच रहा है, इसको तेरे घर तक पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो फील्ड, ये जो हमारा फील्ड है, याद रखना ये फील्ड ट्रैवल्स इन द स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए हमारा जनरेटिंग स्टेशन से जैसे ही ऑन करता है स्विच तुरंत हमारे घरों में लाइट आ जाता है। नोट कर इसको। चल तो अब देख हमारे पास मान ले एक कंडक्टर ऐसे, इस टाइप का कोई कंडक्टर है एंड इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब इस कंडक्टर पे अगर देखेगा यहां पे एरिया A1 है, यहां पे एरिया A2 है एंड A1 इज ग्रेटर देन A2 एंड यहां पे करंट है हमारा I1, यहां पे करंट है हमारा I2, यहां पे है हमारा VD1, यहां पे हमारा VD2। तो तुझे I1 I2 में कमेंट करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर इक्वल है VD1 एंड VD2 में कमेंट करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, या फिर इक्वल। देख लिया एरिया तो तुझे दिख ही रहा है कौन सा ज्यादा है, V1। अब याद कर, एक बार ट्राई कर ले दोनों क्वेश्चन, कर लिया ट्राई? चल अब याद कर कि जो करंट होगा ना वो सेम ही होगा, जो करंट यहां से पास कर रहा है वही करंट यहां से भी पास करेगा। I1 equals to I2 will be equals to I। सर ऐसा क्यों? देख यहां से करंट क्या होता है, चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एन एरिया इन टाइम t। तो अगर यहां से करंट I1 है तो यहां से हमारा मान ले कि चार्ज एंटर कर रहा है Q1 एंड यहां से जो चार्ज निकल रहा है वो है Q2 इन टाइम t, उसी टाइम। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से चार्ज Q1 निकल रहा है तो Q1 शुड बी इक्वल टू Q2। कैसे? क्योंकि अगर यहां से ज्यादा चार्ज एंटर किया, यहां से कम चार्ज निकला, या फिर यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एंटर किया, यहां से कम इलेक्ट्रॉन निकला, तो देख प्रॉब्लम क्या होगा ना, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। इस वाली जगह ज्यादा एंटर किया कम निकला तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बढ़ जाएगा। अगर यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया ना तो क्या चेंज हो जाएगा, n विल चेंज। बट एक कंडक्टर एक मटेरियल के लिए n का वैल्यू सेम रहता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकलना भी चाहिए। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स इधर से एंटर करेगा इधर से निकलेगा, जो भी है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहा है उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलना भी चाहिए। जितना पॉजिटिव चार्ज यहां पे एंटर कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलना भी चाहिए। तो अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर किया तो यहां से भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज ही निकलेगा। तो यहां पे करंट क्या होगा, Q/T, यहां पे करंट क्या होगा, Q/T। तो दोनों में करंट सेम होगा। क्लियर? अब अगर करंट सेम है तो यहां से क्या लिख सकते हैं, I = NaEVD। अब देख n तो दोनों के लिए सेम है, E भी दोनों के लिए सेम है। जिसका एरिया ज्यादा उसमें करंट नहीं सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा। तो A का एरिया ज्यादा है तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा एंड इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्लियरिटी है? ये वैसे भी सोच सकता है, एक पाइप है, यहां से पानी जा रहा है, यहां से भी पानी जा रहा है, जितना पानी एंटर किया उतना ही पानी निकलना चाहिए, नहीं तो पानी का डेंसिटी यहां पे बढ़ जाएगा। तो यहां पे वेलोसिटी कम होगा, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा, जो हमारा कंटिन्यूटी थ्योरम था। क्लियर? इसको मैं एक और तरीके से समझा रहा हूं। देख ये बैटरी क्रिएट करने से ना ये फील्ड जनरेट होगा, यहां पे फील्ड क्रिएट होगा ऐसे। अब देख फील्ड लाइंस यहां पे इस एरिया से अगर 3 फील्ड लाइन पास कर रहा है तो इस एरिया से भी 3 फील्ड लाइन पास करेगा, क्योंकि सारे फील्ड लाइंस तो यहां से भी पास करना चाहिए ना। अब एक और चीज, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइंस होंगे
एंड कंडक्टर के अंदर चार्ज फ्लो करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन नहीं था, नेट फील्ड जीरो था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था, चार्जेस रेस्ट पर थे। यहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे हैं, वो मूव कर ही सकते हैं फील्ड के कारण। तो यहाँ पे बैटरी क्या करता है, अंदर फील्ड लाइन क्रिएट करता है जिसके वजह से कंटीन्यूअसली मूव करते रहता है। जब बैटरी डेड हो जाता है तो ये फील्ड लाइन खत्म हो जाता है, जिसके वजह से वो डेड हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हमारा मूव नहीं करता है। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि सर कंडक्टर के अंदर कैसे फील्ड लाइन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में होगा, उसी फील्ड लाइन के कारण हमारा चार्जेस मूव करता है। वहां पे भी फील्ड लाइन था, जब तक फील्ड लाइन था तब तक चार्जेस मूव कर रहे थे और अल्टीमेटली मूव करके फील्ड लाइन को जीरो कर रहा था। यहां पे वो जीरो कर नहीं सकता क्योंकि ये बैटरी लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब तक बैटरी काम करेगा तब तक ये चार्जेस मूव करते रहेंगे, तब तक फील्ड लाइन रहेगा। तो अब देख, यहां पे 3 फील्ड लाइन पास किया इस एरिया से, इस एरिया से भी 3 फील्ड लाइन पास किया। तो यहां पे अगर फील्ड इंटेंसिटी E1 है एंड यहां पे अगर फील्ड इंटेंसिटी E2 है, यहां पे ज्यादा एरिया से फील्ड लाइन 3 पास कर रहा है, यहां पे कम एरिया में फील्ड लाइन 3 पास कर रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, E2 फील्ड इंटेंसिटी विल बी ग्रेटर देन E1। यहां पे फील्ड इंटेंसिटी इस वाले फील्ड इंटेंसिटी से ज्यादा होगा। तो अगर यहां पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है तो यहां पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। क्लियर? नोट कर लिया नोट? चलो अब एक और चीज देखिए इसमें कि जो हमारा करंट डेंसिटी होगा, करंट डेंसिटी J, वो क्या होता है रे, I बाई A होता है ना। I क्या होता है, NAE/VD होता है, उसको एरिया से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा कि NE into VD। ये करंट इंटेंसिटी होता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड VD के टर्म्स में। मतलब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतना ज्यादा करंट डेंसिटी, एंड करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, क्योंकि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड। जितना ज्यादा फील्ड उतना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारा करंट डेंसिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड होता है। ये याद रखना, ये काम आएगा, हम लोग डिराइव करेंगे मोबिलिटी में। नोट कर इसको। देख, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों चीजों को देख क्या होता है, ये हमारे कंडक्टर एंड इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करे जा रहा है कंटिन्यूअसली। मान ली ये वाला इलेक्ट्रॉन का पाथ हम देख रहे हैं, बाकी सबको हम लोग कांस्टेंट मान रहे हैं कि वो सपोज मूव नहीं कर रहा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ने यहां से लेके यहां तक मूव किया, इससे टकराया, फिर यहां से लेके यहां तक मूव किया, इससे टकराया, फिर यहां से यहां तक मूव किया, इससे टकराया, फिर यहां तक मूव किया। तो ऐसे मूव कर रहा है, सपोज अपने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में वो मूव करे जा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक उसने मान लिया लैम्डा 1 मूव किया, फिर यहां से लेके यहां तक उसने लैम्डा 2 मूव किया, फिर लैम्डा 3, फिर लैम्डा 4, ऐसे चलता रहेगा। तो अगर मैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखूं तो हर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ही मूव कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो यहां पे लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 ऐसे लैम्डा n तक अपॉन n, n इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है, पाथ मूव्ड बिफोर ईच कोलिजन। इन सबका मैं एवरेज अगर लूं तो आएगा लैम्डा, एंड इसी लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ। दिस इज आवर मीन फ्री पाथ। और इसको ये भी बोल सकते हैं विच इज एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर ईच कोलिजन। क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा टाउ 1, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा टाउ 2, मतलब समझ सकता है ये टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4 टाइम लग रहा है उसको ये ट्रैवल करने में। तो ये टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 टाउ n तक, these are the times between each collision।
These are the times between each collision upon number of collision will give us the average time between each collision. ये जो एवरेज टाइम होता है इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम और टाइम बिटवीन ईच कोलिजन. तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिटवीन ईच कोलिजन, टाउ इज दैट रिलैक्सेशन टाइम और टाइम बिटवीन ईच कोलिजन. तो क्या मैं यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोल सकता हूँ लैम्डा बाई टाउ? हाँ सर बोल सकते हो. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, है ना. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन आल्सो बी रिटन एज लैम्डा बाई टाउ. नोट कर इसको, नोट कर जल्दी से. कर लिया नोट? चल अब तो ये तो हमने देख लिया मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है. अब यहां पे देखते हैं कि हमारा एक वही कंडक्टर है जिसमें हमारा क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है और हमेशा कोलिजन हो रहा है. और यहाँ पे एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब ये मान ले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोलाइड कर रहा है. मैं इसके दो तुझे डेरिवेशंस बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा हम लोगों को मानना है. तो देख यहाँ से लेके यहाँ तक कोलाइड किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कोलाइड किया और हमने इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट कर दिया. कितने वोल्ट? P वोल्ट के बैटरी के साथ. तो यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे V है, तो यहाँ पे V है, तो यहाँ पे V है, यहाँ पे 0 है. ठीक है. अब यहाँ पे देख कि अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या पता है, लैम्डा बाई टाउ होता है. अब अगर मैं एक कोलिजन ये यहां तक आया, कोलाइड किया, तो इनिशियल वेलोसिटी u को मैंने 0 मान लिया और एक कोलिजन के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया है, लैम्डा. टाइम कितना लगाया है, टाउ. ठीक है. u ये आ गया. अच्छा अगर मैं यहां पे फील्ड मान लूं कि E है, फील्ड कितना है, E है, फील्ड E है. ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है एंड इसका एक मास भी है. तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा इस फील्ड के कारण, वो फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू फील्ड. चार्ज इनटू फील्ड इज द फोर्स. तो हमारा जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, F by m और एक्सीलरेशन विल बी E into E by m. कोई शक, कोई डाउट? देख ले अच्छे से. ये एक्सीलरेशन आ गया किसका, इस इलेक्ट्रॉन का. तो मैंने एक्सीलरेशन लिख दिया, ये आ गया. अब देख u a s t दे रखा है, कौन से इक्वेशन पुट कर सकते हैं? सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. s क्या है, लैम्डा इक्वल्स टू ut. u तो 0 है, ut 0 हो गया. हाफ इनटू a व्हिच इज e e by m इनटू टाउ का स्क्वायर. क्या आ गया? ओके. तो यहां से ये हमारा टाउ का स्क्वायर आ गया है. तो यहाँ पे एक टाउ इधर लेके आ, नीचे लेके आ, एक टाउ को नीचे लेके आ. लैम्डा बाई टाउ बराबर ई ई बाई 2m इनटू टाउ. ये लैम्डा बाई टाउ क्या है, वो देख ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. तो क्या मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज ई ई टाउ बाई 2m. ये एक है, मतलब एक तरीके से ऐसे लिख सकता है. बहुत सारे बुक्स में इस तरीके से दे रखा है. एक और तरीका है, वो कौन सा है सुन ले. अब मान ले ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने पहले क्या बोला है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है. हाँ बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है. अगर बैटरी नहीं भी है तब भी वेलोसिटी से मूव करता है. और उस वेलोसिटी को मान लो कि है u. क्या है, u. ये u क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विदाउट बैटरी, विदाउट बैटरी, ये u है. अब एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है u1, दूसरे का है u2, तीसरे का है u3 एंड सो ऑन. तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स का हमने वेलोसिटी अलग अलग ले लिया एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट. तो हर एक का वेलोसिटी मैंने अलग अलग ले लिया. बट जैसे ही मैंने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, तो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो सब इलेक्ट्रॉन का ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना.
सब इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, सब इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो सब का वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। और ये सारे वेलोसिटीज इनिशियल था। अब क्या होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, हर एक इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम मैं मान लेता हूं τ1, τ2, τ3 एंड सो ऑन। These are the relaxation time of each electrons. U1, U2, U3 समझ में आ गया था? These are the velocities of each electron and these are the relaxation time of each electron. अब यहां पे अगर देखें, क्या करें, यहां पे अगर देखें U1, U2, U3, तो क्या मैं velocity of each electron V1 उसको क्या लिख सकता हूं, U1 plus A into τ1, है ना? U1 plus A into τ1 कोलाइड करने से पहले इसका वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियली U1 था, अब एक्सीलरेशन A है, कितने टाइम तक एक्सीलरेट किया, τ1 तक, रिलैक्सेशन टाइम तक, तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। क्लियर? तो सिमिलरली V2 विल बी U2 plus A into तेरा τ2, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे चलता गया, Vn बराबर Un plus A into τn। अब अगर मैं एवरेज देखूं, V1 plus V2 plus dot 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 Vn by n बराबर U1 plus U2 plus U1, U1 plus U2 plus UN by n plus A into τ1 plus τ2 τn by n। यहां तक देख लें, समझ में आ गया होगा, प्लस समझ में आ गया होगा, देखो ध्यान से। अच्छा ऊपर वाला रब कर दूं क्या, ऊपर वाला लिख ले, नोट डाउन कर ले, इसको नोट डाउन कर ले, यहां तक पॉज करके नोट कर लिया नोट। चलो तो यहां से मैं रब कर देता हूं ये वाला पार्ट। तो हमारे पास क्या है, τ1 plus τ2 plus τ1, तो ये V1 plus V2 plus Vn, तो ये क्या हो जाएगा, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैं बोल सकता हूं एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड ये जो U1 plus U2, ये तो इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज, क्या से ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स का इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज, जब बैटरी नहीं था, तो ये इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज क्या होता है, 0, है ना? ये फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है, ये फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज है जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटीज का एवरेज है जो कि 0 है, प्लस 0 प्लस ये क्या आ जाएगा, a बाई, अच्छा τ1 plus τ2 plus τ1 by n, ये तो हमारा a into τ आ जाएगा ना भाई। तो यहां से Vd will be a into τ, e by m, e by m into τ, ये देखिए हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इस केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी e τ by 2m आया था, इसमें e τ by m आया, एंड हम लोग इसको सही मानते हैं। NCERT में भी यही दे रखा है, एंड हमने ये चीज ये भी बहुत सारे बुक्स में दे रखा है, बट वो जो है वो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है वो ज्यादा सही है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं। इससे हमें कोई भेदभाव नहीं है, ये भाई सही नहीं बैठा है तो कुछ ना कुछ गलत होगा, कुछ ना कुछ और फोर्सेस काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ और हो रहा होगा, इसलिए हम उसी को मानते हैं क्योंकि वो सही बैठता है। एनसीईआरटी में भी वही दे रखा है तो हम लोग भी उसी को मानेंगे। क्लियर? नोट कर, चलो कर लिया नोट। ओके देख, तो हमारे पास तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, लैम्डा बाय टाउ, फील्ड आ गया और ये सब आ गया। अब यहां पे देख कि हमारा पोटेंशियल है एंड ये वाला जो है इसका लेंथ ले लेते हैं L, पोटेंशियल है V, इसका लेंथ ले लिया L, और करंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, NAEVD। अब अभी हमने VD का भी फॉर्मूला निकाला था, वो VD का फॉर्मूला क्या आया था, E टाउ बाय m, ये तो आया था VD का फॉर्मूला, E टाउ बाय m। तो यहां से हमारे पास जो करंट आएगा वो देख NAE, VD का फॉर्मूला पुट कर तो आ जाएगा E into टाउ बाय m। तो I will be equals to NAE square टाउ बाय m into E,
फील्ड। अब यहाँ पे फील्ड को देख, क्या मैं फील्ड को लिख सकता हूं V by L लिख सकता हूं। फील्ड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो कितने में, यहाँ पे V था, यहाँ पे 0, कितने डिस्टेंस में? L डिस्टेंस में कितना हो गया, सॉरी कितना L डिस्टेंस में 0 हो गया, तो चेंज इन पोटेंशियल V से 0 कितने डिस्टेंस में? L में, तो चेंज इन पोटेंशियल बाय डिस्टेंस। क्लियर? तो फील्ड कैन बी रिटन एज V by L। तो यहां पे पुट कर दे तो I को लिख सकता है NA E स्क्वायर टाउ बाय M इनटू V बाय L, और यहां से तू V को लिख सकता है ML बाय NA E स्क्वायर टाउ इनटू I। अब बहुत सारे बुक्स में क्या दे रखा है, जो मैंने बताया वहां पे 2 दे रखा है, वीडियो में 2 दे रखा है, तो यहां पर भी 2 आ जाता है, बट हम लोग इसी को मानेंगे क्योंकि एनसीईआरटी इसी को फॉलो करता है। तो V है पूरा आ गया। अब यहां से हमारे पास ये वाला पूरा पार्ट, ये हमारे कांस्टेंट है। ये कैसा है? कांस्टेंट है। एंड इस कांस्टेंट को सपोज R बोल देते हैं। अगर इस कांस्टेंट को R बोल दिया, ये V किसके लिए है? वोल्टेज। अगर इस कांस्टेंट को R बोल दिया तो देख V क्या है? V इक्वल्स टू R इनटू I। ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा सा लग रहा है क्या? है ना? ये फॉर्मूला हमारा ओहम्स लॉ ही है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ ओहम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी फील्ड से आ गया। देख समझ में आया? अब अगर तू देखेगा ना, ये R क्या है? R इक्वल्स टू ML बाय N E स्क्वायर टाउ N E स्क्वायर टाउ इनटू A। याद कर, तूने पढ़ा होगा R इक्वल्स टू रो L बाय A होता है। ये M बाय N E स्क्वायर टाउ, ये किसका काम कर रहा है? रो का ही काम कर रहा है। ये हमारा क्या है? रो इज आवर M बाय N E स्क्वायर टाउ। समझ में आई बात? क्लियरिटी है? अच्छा, अब यहां पे देख, ये रो एंड L बाय A, L और A तो है, ये रो M बाय N E स्क्वायर टाउ। ये M मास ऑफ, ये M याद कर, ये M क्या है? M क्या था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेरिवेशन में देख लें, वहां पे फोर्स निकाला था हमने E बाय M। M फोर्स किस पे निकाला था? इलेक्ट्रॉन पे। तो मास भी किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये तो चेंज होने वाला है नहीं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी चेंज होने वाला है नहीं, मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं n को बढ़ा दूं, तो ये, हाँ ठीक, अगर मैं n को बढ़ा दूं तो रो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देख यहां से, अगर n बढ़ जाएगा तो रो कम हो जाएगा। रो कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, मतलब R कम हो जाएगा। हाँ, होना भी तो चाहिए। अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, जो कंडक्टर में होता है, उसमें रेजिस्टिविटी भी कम होता है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। और अगर मैं टाउ को कम कर दूं तो देख रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा टाउ को कम करने से। और टाउ को कम कैसे करते हैं, इसको लिख लेना। टाउ को कम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाउ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। टाउ क्या है? दोनों कोलिजन्स के बीच का टाइम। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, वाइब्रेशन होगा तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा। तो जितना कम टाउ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना कम हमारा टाउ होगा, एंड टेम्परेचर ज्यादा तो टाउ कम, उतना जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा और जिसके कारण रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहीं से हमारा ओम्स लॉ का भी डेरिवेशन होता है। नोट डाउन कर लो एंड आज का लेक्चर यहीं तक प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना। और ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूलने के चांसेस, ये डेरिवेशंस स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये डेरिवेशंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? यहीं पे क्लास आज खत्म करते हैं।